सो हेलो एवरीवन। अब मटीरिया मेडिका की इस सीरीज़ को जल्दी से कंटिन्यू करते हुए आज हम एलेंस की नोट से 5 और मेडिसिन पढ़ने वाले हैं। और ये 5 मेडिसिन भी सेकेंड ईयर के सिलेबस की है और जल्दी जल्दी एलेंस की नोट से बस इसके की नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी रिमार्क्स हैं एक दो डॉक्टर हैनेमन के, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है तो ये कोई कंप्लीट ड्रग पिक्चर की वीडियो नहीं होने वाली, इसीलिए मैं बाकी बुक्स को कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कोई कंप्लीट ड्रग पिक्चर की वीडियो होती तो उसमें आपको बताया मैं बोरेक, एलन, डॉक्टर एम.एल. टाइलर की मटीरिया मेडिका, डॉक्टर केंट मटीरिया मेडिका, डॉक्टर नैश की मटीरिया मेडिका, इन सारी बुक्स से आपको पूरी ड्रग पिक्चर बताता हूँ। बट इसमें हम सिर्फ एलेंस की नोट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एंटीमोनियम टार्टेरिकम है इसमें। तो टार्टर एमेटिक कहते हैं। अब एमेटिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन इंड्यूस वोमिटिंग। ठीक है। एमेटिक का मतलब वो होता है, तो याद रखना इसको हम टार्टर एमेटिक कहते हैं। अब पर्सन्स ऑफ द हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दे कैन नॉट बियर वाटर। ठीक है, वाटर या उससे रिलेटेड। तो जो डैम्प वेदर होता है, जब रेनी सीजन होता है तब इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डैम्प स्वेलिंग्स होगी, डैम्प सराउंडिंग्स होगी, या आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो उन सभी एटमॉस्फेयर में इनकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ेगी। ठीक है। और डॉक्टर ग्रोवोगल ने दिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनाइट्रोजेनोइड, हाइड्रोजेनोइड और ऑक्सीजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है सोरासिफिलिस साइकोसिस के साथ। एंड इसीलिए ये साइकोसिस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, जैसा कि नाइट्रम सल्फ होता है, थूजा होता है ना, ये सभी। फिर चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, wants to be carried, cries and whines if anyone touches it। तो सेम एंटिम क्रूड के बच्चे की तरह, जैसे एंटिम क्रूड का जो बच्चा होता है वो नहीं चाहता कोई उसकी तरफ देखे भी, है ना, वैसे ही एंटीमोनियम टार्टेरिकम का बच्चा नहीं चाहता कि कोई उसको टच भी करे, कोई उसकी तरफ देखे भी, इवन ऐसा भी नहीं चाहता कि कोई उसकी पल्स तक चेक करे। तो जब डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा एंड ही इज़ नॉट अलाउिंग यू टू चेक हिज और हर पल्स, तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये की नोट आ रहा है। तो ऐसा और कौन सी रेमेडीज़ में होता है? एंटीमोनियम क्रूडम, सेनिकुला। ठीक है। एंड मैंने अपनी बुक में जेल्सीमियम और बोरेक्स भी लिख रखे हैं, बट आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कौन सी मटीरिया मेडिका से लिखे हैं, बट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप लिख सकते हो, बट इसका कोई रिलायबल सोर्स अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है। देन ग्रेट स्लीपीनेस और इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप। तो जैसे एंटिम क्रूड का रेड स्टैंड था वाइट टंग, वाइट कोटेड टंग, वैसे इस रेमेडी का जो रेड स्टैंड है वो ग्रेट स्लीपीनेस है विद ऑल द कंप्लेंट्स। जैसे नक्स मॉस्केटा ओपियम में होता है ना, तो स्लीपीनेस का जो ट्रायो होता है, ट्रायो स्लीपीनेस, उनके अंदर ये तीनों रेमेडीज आती है, ओपियम, नक्स मॉस्केटा एंड एंटीमोनियम टार्टेरिकम। ठीक है, तो याद रखना आपको। देन प्रूवर है इसके डॉक्टर स्टैफ, STAPF। फिर डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट्स एंड सेलार्स। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डैम सराउंडिंग से हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डैम सराउंडिंग से बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। तो जैसा आर्सेनिक में होता है, एरेनिया डाइडिमा में होता है, तो इन सभी में भी डैम सराउंडिंग्स पसंद नहीं होती। तो सेम हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फेस कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट। अब ये जो सिम्टम है ये टबैकम में भी होता है कि फेस कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, ये कोलैप्स का सिम्टम है, जब किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो या बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हो गया हो। ठीक है। कोल्ड स्वेट तभी आएगा जब कोलैप्स या वाइटल फ्लूइड का लॉस हो रखा होगा, तो याद रखना है आपको। फिर टंग जो होगी, इसकी भी टंग कोटेड होती है, पेस्टी वाइट थिक विद रेड एंड पेपिले एंड रेड एजेस। एंड क्या होता है ना, इसकी टंग बीच में से ड्राई होती है, बीच में से ड्राई, और साइड में उसके रेड स्ट्रीक्स आ रहे होते हैं। तो एंटिम टार्ट की टंग में जो रेड स्ट्रीक्स होंगे, जो बहुत रेड कलर के होंगे, रेड एजेस होंगे, पेपिले रेड होंगे, बट बीच में से ड्राई होगी। और इसमें एप्पल की क्रेविंग होती है और एसिड्स, पिकल्स की क्रेविंग होती है अगर, तो वो एंटिम क्रूड होता है ना, हमने देखा था। एप्पल्स की क्रेविंग और किस रेमेडी में होती है? तो एलोज में होती है, टेलूरियम में भी एप्पल की क्रेविंग होती है। ठीक है। देन GIT सिस्टम में देखेंगे तो वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड। मैंने आपको एमेटिक का मतलब इसीलिए पहले ही बता दिया था, एमेटिंग विच कैन इंड्यूस वॉमिटिंग। तो इसको हर तरह से वॉमिटिंग है एक्सेप्ट व्हेन ही इज लाइंग ऑन राइट साइड। जब राइट साइड पे लेटेगा तभी बस वॉमिटिंग में रिलीफ है, बाकी हर तरह से वॉमिटिंग आती है इसे। और इसको आप एमेटिक से याद कर सकते हो, अंटिल ही फेंट्स। और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, अब मैंने आपको बताया इसको कोलैप्स हो रहा है ना, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, तो वॉमिटिंग से क्या हुआ, इसको प्रोस्ट्रेशन हो गई, थकान हो गई, ड्राउजीनेस हो गई, कॉलेरा मॉर्बस, कॉलेरा के अंदर अगर वॉमिटिंग हो रही हो, तो यहाँ पे आप इसे किससे कंपेयर कर सकते हो? वेराट्रम एल्बम से कंपेयर कर सकते हो, है ना, वेराट्रम एल्बम। फिर रेस्पी सिस्टम। अब इस पूरी रेमेडी का जैसे रेड स्ट्रैंड था क्या, स्लीपीनेस,
वैसे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सबसे ज़्यादा यूज होती है एंटीमोनियम टार्टेरिकम खांसी के केसेस में, ठीक है। कफ, अब कैसा कफ है, जब जिसके अंदर ना, इसमें भी बहुत पिक्यूलियर इसका मैनिफेस्टेशन है कि पूरा कंजेशन है, पूरा भरा हुआ है, बट स्टिल कुछ भी नहीं निकलेगा, कुड नॉट बी एक्सपेक्टोरेटेड, ऐसा पूरा रेटलिंग ऑफ म्यूकस होगा चेस्ट में, बट कुछ निकलेगा नहीं। क्या होगा, दो द थ्रू द नीमोगैस्ट्रिक नर्व इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन, thus producing the keynote of the remedy, that is the patient cough there appears to be a large collection of mucus in the bronchi। जब भी वो खांसेगा तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गया है म्यूकस का ब्रोंकाई में, एंड इसी को हम रैटलिंग बोलते हैं, और ऐसा लगेगा बहुत कुछ बाहर आएगा, बहुत सारा कफ बाहर आएगा, बट कुछ भी बाहर नहीं आता। देन एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया में भी मैकेनिकल एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई। अब एस्फिक्सिया क्यों होगा, पूरी चेस्ट में म्यूकस भरा हुआ है तो सांस लेने में परेशानी तो होगी ही ना। फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स की मसल काम नहीं कर रही। क्यों नहीं काम कर रही, अभी ऊपर लिखा हुआ था कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे अफेक्ट करता है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। न्यूमोगैस्ट्रिक माने वेगस, वेगस क्या करती है, जो लंग्स की टोन है उसको मेंटेन करती है, मसल्स की टोन को मेंटेन करती है। अगर वेगस ठीक से काम नहीं करेगी और लंग्स के एक्शन को डिप्रेस कर देगी तो मसल्स ठीक से काम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगी, तो क्या होगा कि पैरालिसिस ऑफ लंग्स हो जाएगा। फिर फॉरेन बॉडी इन लैरिंग्स और ट्रैकिया, अब ना साइलीशिया के अंदर भी होता है कि फॉरेन बॉडी अगर घुस गई तो साइलीशिया से पहले हम, अगर डिस्निया हो रहा है किसी पेशेंट में, फॉरेन बॉडी चली गई है, तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम यूज करते हैं। हम इसके रिलेशन में भी पढ़ेंगे भी कि बिफोर साइलीशिया वी यूज एंटीमोनियम टार्टेरिकम, ठीक है, इन केसेस ऑफ डिस्निया फ्रॉम फॉरेन बॉडी इंफेक्शन इन द लैरिंग्स। देन ड्राउजीनेस एंड कोमा भी हो रहा है। चाइल्ड एट बर्थ पेल, ब्रेथलेस, गैस्पिंग, एस्फिक्सिया नियोनेटरम, रिलीज द डेथ रेटल। देखो डेथ रेटल को रिलीव करता है, वही इसका कीनोट सिम्पटम है, रैटलिंग ऑफ म्यूकस। टेरेंटुला में भी होता है ऐसा। इक्टेरस विद निमोनिया, अब इक्टेरस विद निमोनिया आपको याद रखना है, राइट लंग इसमें अफेक्टेड होता है। कैलकेरिया, आर्सेनिक, इनमें भी राइट लंग अफेक्टेड होता है। मैं आपको और भी रेमेडीज बता देता हूँ। कैलकेरिया, आर्सेनिक एल्बम में राइट लंग का अपर क्वाड्रेंट, मतलब अपर थर्ड ऑफ राइट लंग अफेक्टेड, कैलकेरिया, आर्सेनिक एल्बम। मेडोराइनम में क्या होता है, मिडल थर्ड ऑफ राइट लंग अफेक्टेड। एंड मर्क्यूरियस, चिलिडोनियम, लाइकोपोडियम, कालीकाब और ब्राइनिया, इन सब में क्या होता है, लोअर थर्ड ऑफ राइट लंग इज अफेक्टेड, ठीक है। एंड एंटीमोनियम टार्टेरिकम में भी राइट लंग अफेक्टेड होता है। फिर इन स्प्रिंग एंड ऑटम व्हेन डैम्प वेदर कमेंसेस, अब स्प्रिंग और ऑटम में जब डैम्प वेदर आए, मैंने बोला साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जब भी डैम्प वेदर आएगा तो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। कफ ऑफ चिल्ड्रन गेट्स वर्स। एग्रेवेशन है डैम्प कोल्ड वेदर, वही सेम बातें रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताई थी। इसके एक कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन से हमने पूरी रेमेडी याद कर ली। इन डैम्प कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग जैसा काली सल्फ और नेट्रम सल्फ में होता है। एंड एमिलरेशन बाय कोल्ड ओपन एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेटिंग, देखो कोल्ड ओपन एयर से एमिलरेशन है, सिटिंग सीधे बैठने से एमिलरेशन है, एक्सपेक्टोरेटिंग थोड़ा सा जो म्यूकस पास करेगा वो बाहर फेंकेगा उससे एमिलरेशन है। एंड लाइंग ऑन राइट साइड से वॉमिटिंग एमिलरेट होती है। टबैकम में भी सेम सिम्टम होता है, ठीक है, याद रखना। सिमिलर है ये लाइकोपोडियम के, बट स्पाज्मोडिक मोशन ऑफ एलाई इज रिप्लेस बाय डायलेटेड नोस्ट्रल्स। देखो लाइकोपोडियम में क्या होता है, ये जो एलिनेजाई होता है ना, इनका मोशन डायलेट, बार बार ये अल्टरनेटली डायलेट होती रहती है, जबकि इसके अंदर सिर्फ डायलेटेड ही रहती है नोस्ट्रल्स। एंड टू वेरेट्रम बोथ हैव डायरिया, कोलिक, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड क्रेविंग फॉर एसिड। मैंने बताया था वेरेट्रम एक शॉक की रेमेडी है। कॉलरा के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो गया, तो उसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलीमिया में चला गया, तो आप वेरेट्रम सोचते हो, तो वैसे ही आप एंटीमोनियम टार्टेरिकम भी सोच सकते हो अगर क्रेविंग फॉर एसिड्स हो, कोल्डनेस हो। एंड इपिकैक के साथ मोर ड्राउजीनेस, बट मोर ड्राउजीनेस, हाँ इपिकैक के साथ भी ये सिमिलर होती है, बट इसके अंदर ड्राउजीनेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा होते हैं। और नोजिया जो होता है वो एमिलरेट हो जाता है आफ्टर वॉमिटिंग, जबकि इपिकैक में क्या होता है, नोजिया कॉन्टिन्यूअल, मतलब कोई भी कंप्लेंट होगी उसका नोजिया जरूर होगा, इपिकैक। देन व्हेन लंग्स फेल सीम टू फेल, पेशेंट बिकम स्लीपी, जब किसी के लंग्स का पैरालिसिस हो रहा है तो लंग्स ऐसा लगेगा, तो पेशेंट को ना ड्राउजीनेस होगी। क्यों ड्राउजीनेस हो रही है, सिंपल सी बात है, लंग का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो पर्सन ड्राउजी हो जाएगा। ड्राउजीनेस का सिंपल कारण है कि लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ठीक है। देन कफ डिक्लाइंस और सीजेस, इट सप्लांट्स इपिकैक। फिर 4 बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। अब बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में 3 रेमेडीज आती हैं।
थूजा, साइलिशिया, एंटीमोनियम टार्टेरिकम। वैसे तो और भी बहुत सारी रेमेडीज होती है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में, बट ये 3 मेन रेमेडीज है, याद रखना। और जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी के लैरिंग्स में फॉरेन बॉडी इंफेक्शन हो जाए तो उससे साइलिशिया से पहले हम एंटीमोनियम टार्ट देते हैं, ठीक है। और अगर सप्रेस्ड गोनोरिया का केस है तो पल्सेटिला से पहले हम एंटीम टार्ट देते हैं, और टेरेबिनथीनिया से पहले, अगर डैम बेसमेंट्स में किसी को जाने से दिक्कत हुई है तो टेरेबिन से पहले हम एंटीम टार्ट यूज़ करते हैं। और चिल्ड्रन जिनके अंदर हमें लगता है कि एंटीम टार्ट इंडिकेटेड है बट काम नहीं कर रही, हमने दी एंटीम टार्ट काम नहीं करी, तो उनके अंदर हमें हेपार देनी होती है। ये इसके रिलेशन से, ठीक है। तो हमने एंटीमोनियम टार्टेरिकम कर ली। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है एपिस। एपिस थर्स्टलेसनेस ट्रायो में आती है एथ्यूजा पल्सेटिला के साथ। और यहाँ पे ना देखो पॉइजन ऑफ द हनी भी लिखा है, ये पॉइजन नहीं होती, आगे में पूछा जाता है। इट इज़ नॉट अ पॉइजन ऑफ हनी बी, ये एनोमलीज है नोमेनक्लेचर की, और ये पूरी हनी बी से बनाया जाता है। पूरी हनी बी को डाल दिया जाता है, फिर उससे मदर टिंचर प्रिपेयर होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, उस मदर टिंचर से पोटेंसीज बनाई जाती हैं। और इसको ना एपीएम वायरस भी बोलते हैं, वो भी नोमेनक्लेचर की एक एनोमली है, इसमें कोई भी वायरस नहीं होता, ठीक है। फिर अडेप्टेड टू, ये राइट साइड की रेमेडी है, इसके अंदर पिटिंग एडिमा होता है, ये कुछ चीज़ें हैं। स्क्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड्स, एनलार्ज्ड, इंडुरेटेड, स्करस और ओपन कैंसर। यहाँ पे स्ट्रूमस लिखा है बट मैंने स्क्रोफिलस बोला क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। एंड स्किरस कैंसर का मतलब ऐसा कैंसर विच इज़ हार्ड टू टच, ठीक है, कैंसर विच इज़ हार्ड टू टच, वो स्किरस कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर किसी को इंड्यूरेशन है, हार्डनेस है किसी स्वेलिंग में, और वो मैलिग्नेंट आपको लग रही है या कैंसरस बेनाइन भी लग रही है, तो भी आपको एपिस के बारे में सोचना है। विमेन स्पेशली विडोज, अब स्पेशली विडोज वुमेन जिनके ना हैंड जो होते हैं फिजिटी होते हैं, बहुत चीज़ें गिरा देते हैं, एपिस, बोविस्टा, नेटम्यूर, ये 3 ऐसी रेमेडीज है जिनके अंदर क्या होता है कि ये लोग हिस्ट्री होते हैं जिसकी वजह से इनके हाथ में से चीज़ें गिरती रहती हैं। तो ऐसे विडोज वुमेन जो होती हैं, चिल्ड्रन या गर्ल्स हु जनरली केयरफुल बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम। यहाँ पे देखो सिर्फ बोविस्टा लिखा है बट ये नेट्रम म्यूर में भी ये सिम्टम होता है। फिर एलिमेंट्स किस वजह से, अब इसको ना याद रखो, जितनी भी एनिमल किंगडम की रेमेडी है ना, एनिमल के अंदर जो कोर होता है वो जेलेसी का होता है, कंपटीशन का होता है। प्लांट किंगडम में आपको ऐसे कोर नहीं मिलेंगे, एनिमल के अंदर कोर होता है जेलेसी, ठीक है। लैकेसिस देख लो आप, एपिस देख लो, बी देखो, बी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, बहुत सारी फीमेल बीज होती हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, और उनमें हमेशा कंपटीशन रहता है कि क्वीन बी कौन बनेगी। सो एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी। ऐसे ही ना एपिस के पर्सन का लाइफस्टाइल, सॉरी मैं धीरे धीरे ड्रग पिक्चर की तरफ बढ़ने लग गया, बट कोई नहीं, आपको पता होगा तो आप याद कर लोगे। देखो जेलेसी, मक्खी मतलब आपस में इनमें जेलेसी होती है। रेज, आपने देखा ना मधुमक्खी तुरंत काट लेती है, गुस्सा। वैक्सेशन एंड बैड न्यूज़, तो फ्राइट, वैक्सेशन एंड बैड न्यूज़, इस वजह से इसमें एलिमेंट्स होते हैं। फिर इरिटेबल होती है, नर्वस होती है। फिजिटी, हार्ड टू प्लीज, देखो इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, हार्ड टू प्लीज को, कि किसी के पीछे एक बार मधुमक्खी पड़ गई तो उसको बहुत मुश्किल से पीछा छूटता है, भागती रहती, भागती, काट के ही मानती है ना, तो हार्ड टू प्लीज। फिर वीपिंग डिस्पोजिशन है, वीपिंग डिस्पोजिशन, अब रोती रहेगी, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पॉन्डेंट, पल्सेटिला, अपने सिम्टम बताते बताते रोने लग जाएगी। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल अवेकिंग और स्लीपिंग, अब इसको हम बोलते हैं क्राई एन्सेफलिके, ठीक है। ये ब्रेन क्राई या क्राई एन्सेफलिके बोलते हैं। जब वार्म ट्रबल्स होती हैं तो, या फिर कोई ब्रेन ट्रबल्स होती हैं तो उनमें बच्चा बिल्कुल रात में उठ के बहुत तेज तेज रोएगा। हेलिबोरस, एपिस, इन सब में क्राई एन्सेफलिके हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, जैसा बेलाडोना लैकेसिस, हाइपर एस्थीसिया की कंडीशन है ये, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, इसे हम बोलते हैं हाइपर एस्थीसिया ऑफ स्किन। फिर पेन जो होगा, बर्निंग, स्टिंगिंग, मधुमक्खी काटती है तो स्टिंगिंग पेन होता है ना, सोर, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, अब माइग्रेटिंग पेन के लिए एपिस हम भूल जाते हैं, बट एपिस इज ऑल्सो रेमेडी फॉर माइग्रेटिंग पेन, जैसे कालीबाइक्रोमिकम, लैक कैनाइनम, पल्सेटिला तो होती हैं, साथ में एपिस भी होती है। थर्स्टलेसनेस इन एनासार्का, अब देखो स्वेलिंग है, बॉडी में एडिमा है, एंड साथ में थर्स्टलेसनेस है। एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एसिटिक एसिड की तरह, बट फेस जो होगा इसका वो मोर वैक्सी होगा एंड ग्रेट थर्स्ट होती है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड मैंने आपको बताया था, जैसे एपिस पूरे तरीके से थर्स्टलेस रेमेडी है, एसिटिक एसिड में फीवर में सिर्फ थर्स्टलेसनेस होती है, बाकी पूरी रेमेडी में बहुत ज़्यादा थर्स्ट है, ठीक है। देन थर्स्टलेसनेस, फिर अफेक्ट्स राइट साइड, मैंने आपको पहले बताया था ये राइट साइड की रेमेडी है, राइट ओवरी, राइट
टेस्टिकल इनको अफेक्ट करती है। और एनलार्ज अगर यूविला हो तो उसके अंदर आप एपिस सोच सकते हो, एपिस, हायोसाइमस एंड कालीबोइक्रोमिकम। दिस इज द ट्रायो फॉर एनलार्ज यूविला। फिर एडेमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग्स अंडर द आईज, ठीक है, अंडर द आई, यहाँ पे पफी स्वेलिंग्स हो रही हैं। एंड अगर ऊपर की आईलिड्स पे हो तो काली काब में होता है वो। जब मैंने आपको काली काब पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको ये बताया था। ट्रायो ऑफ अर्टिकेरिया में भी आती है। वैसे ट्रायो ऑफ अर्टिकेरिया इतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता, बट 3 रेमेडीज़ हैं, एपिस, डलकामारा और रेस्टॉक्स, ट्रायो ऑफ अर्टिकेरिया में आती है। फिर जीआईटी सिस्टम में देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन, ऐसा लगेगा कि कुछ टाइट है एब्डोमेन में, जो कि अगर ज़्यादा फोर्स लगाया गया तो टूट जाएगा, ठीक है, एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड, ऐसा लगेगा। एक टाइटनेस सी है एब्डोमेन में और ज़्यादा फोर्स लगाया तो टूट जाएगा कॉन्स्टिपेशन में। फिर डायरिया ऑफ ड्रंकर्ड्स इन इरप्टिव डिजीज। इरप्टिव डिजीज कैसे याद रखोगे? इरप्टिव डिजीज में डायरिया, देखो किसी के पीछे मधुमक्खी पड़ गई तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया, एक तो उसे काटा गया, उस पर पूरे इरप्शंस हो गए, ऊपर से वो इतना घबरा गया कि उसे डायरिया लग गया, ठीक है। तो डायरिया इन इरप्टिव डिजीज, स्पेशली इफ इरप्शन भी सप्रेस्ड, और उसने घर आके ट्यूब लगाई और तुरंत वॉशरूम भागा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन, और ऐसा लगेगा कि जो एनस वॉज वाइड ओपन। फॉस्फोरस में भी सेम सिम्टम होता है। देन इनकॉन्टिनेंस होगा यूरिन का विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ पार्ट, कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन फॉर अ मोमेंट एंड व्हेन पास कॉल्ड सीवियरली फ्रीक्वेंट, ठीक है, पेनफुल, स्कैंटी एंड ब्लडी। फिर एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे तो फिर से वही ड्रॉप्सी आ गई, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट। अगर विद थर्स्ट हो रही हो तो एसिटिक एसिड एपोसाइनम होती है। चिल 3 PM पे होगा, विद थर्स्ट ऑलवेज। अब यहाँ पे देखो सिर्फ फीवर में थर्स्ट है, फीवर में थर्स्ट है। मैंने आपको इग्निशिया पढ़ाई थी, उसमें भी पढ़ाया था, उसमें भी फीवर में थर्स्ट होती है, ठीक है। तो याद रखना, रिलेट करके पढ़ना, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। फीवर में सिर्फ थर्स्ट होती है, फीवर में भी चिल के टाइम पे बस इग्निशिया में थर्स्ट होती है ना, क्योंकि वो रेमेडी ऑफ पैराडॉक्सिकलिटीज है ना। और इसमें भी 3 PM पे एग्रेवेशन है, थूजा में 3 AM 3 PM पे होता है। बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। मैंने आपको जब जिंकम पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी पेशेंट में एक्यूट एक्जिमा को सप्रेस किया जाए और उसकी वजह से उसको दिक्कत शुरू हो जाए तो उसमें हम एपिस, जिंकम, ऐसी रेमेडीज सोचते हैं। फिर एग्रेवेशन है स्लीपिंग से, लैकेसिस की तरह स्लीपिंग से एग्रेवेशन है। क्लोज्ड स्पेशली वार्म्ड एंड हीटेड रूम्स आर इंटॉलरेबल। जैसे पल्सेटिला बिल्कुल वार्म रूम में नहीं जा सकती, वैसे ये भी। मधुमक्खी को एक कमरे में बंद कर दो, पूरे टाइम इधर उधर भागती रहेगी, है ना, पूरे टाइम इधर से उधर उड़ती रहेगी। फिर फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, गेटिंग फीट वेट से मैंने आपको एलियम सीपा पढ़ाई, मैंने आपको रस्टॉक्स पढ़ाई, मैंने आपको पल्सेटिला पढ़ाई, ठीक है। देन बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्टनिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। देखो वैसे तो गेटिंग फीट वेट से उसको एलिमेंट्स है, बट जहाँ पे काट लिया या जहाँ पे इरप्शंस हो उनको जब पानी में डालेगा तो उसको बेटर लगेगा कोल्ड वाटर में। एमिलरेशन ओपन एयर में, ठंडी हवा से घूमने में है, और वॉकिंग और चेंजिंग पोजिशन से है, अनकवरिंग से है, एंड व्हेन सिटिंग इरेक्ट, सिटिंग इरेक्ट से। कॉम्प्लीमेंट्री स्किन एटम्यूर है, इसको कभी भी रस्टॉक्स से पहले या बाद में नहीं यूज़ करना चाहिए। आर्सेनिक और पल्सेटिला फॉलोज एपिस वेल, मतलब आर्सेनिक और पल्सेटिला आप एपिस के बाद दे सकते हो। एंड अगर स्कारलेट फीवर में एल्ब्यूमिनेरिया हो रहा हो और आपने कैंथेरिस दी, नहीं सही हुई, डिजिटैलिस दिया, नहीं सही हुआ, हेलेबोरस दिया, नहीं सही हुआ, तो आप एपिस दे सकते हो, ठीक है, इन तीनों के बाद। एपिस सीरस इफ्यूजन के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ट्राई ऑफ सीरस इफ्यूजन में 3 रेमेडीज आती है, एपिस, ब्राइनिया और काली गाव। तो एपिस सीरस इफ्यूजन क्योंकि स्टिंगिंग पेन्स है ना, सेकंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। मैंने जब आपको काली गाव पढ़ाई थी तब भी पढ़ाया था, ब्राइनिया पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एपिस, तो मैं आपको इस दिन भी यही सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, सीरस इफ्यूजन, एपिस, ब्राइनिया, काली गाव, याद रखना, ट्राई ऑफ सीरस इफ्यूजन में। फिर अब हम आ गए अर्जेंटम नाइट्रिकम, अगली रेमेडी है। ये एक पल्सेटिला के पेशेंट की तरह होता है, ठीक है, और इसमें ना हर जगह अल्सर्स होंगे, ये मैंने लिख रखा है अपनी बुक में। तो देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है। ऑलवेज थिंक ऑफ अर्जेंटम, बिल्कुल पतला सा ड्राइड अप ओल्ड लुकिंग पेशेंट, अपनी एज से ज़्यादा का लगेगा। एप्रीहेंशन, कहीं भी जा रहा होगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। टाइम बहुत धीरे पास करता है, जैसे कैनबिस इंडिका। और क्यों धीरे पास करता है, क्योंकि ना इसके अंदर एक इम्पल्स रहता है कि मेरे को अपना काम जल्दी कर लेना। अब मैं अपना काम जल्दी से कर लूंगा तो उसके बाद मैंने अपना 1 घंटे का काम 15 मिनट में खत्म कर लिया, उसके बाद जो बाकी के 45 मिनट है ना, वो मेरे लिए बिल्कुल इतने धीरे धीरे बीतेंगे। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, कि वो अपना काम बहुत हरी में कर लेता है, इसलिए उसका टाइम जो बचा हुआ है वो बहुत ही धीरे बीतता है, और इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है। मस्ट वॉक फास्ट, इज ऑलवेज हरीड, एंग्शियस, इरिटेबल, नर्वस, जैसे ऑरम लिलियम टिग में होता है। लिलियम टिग में भी देखो क्या होता है कि वो हमेशा अपने आप को बिजी रखता है,
ठीक है। देन लिलियम टिक क्यों बिजी रखता है? क्योंकि टू रिप्रेस द सेक्सुअल डिजायर। लिलियम टिक इज अ रेमेडी फॉर निम्फोमेनिया, है ना, मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, अपनी सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेस करने के लिए वो अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखती है फीमेल। देन एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, चाहे एक्यूट डिजीज हो चाहे क्रॉनिक डिजीज हो, अगर किसी को हुई हो जिसने बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन किया, बहुत ज़्यादा मेंटली काम किया है, ठीक है। इमेसिएशन प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर मोस्ट मार्क्ड इन, अब इसमें भी देखो लोकोमोटर एटेक्सिया की कंडीशन है, इमेसिएशन मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। फिर मेरेस्मस, मेरेस्मस के लिए आप एब्रोटनम से भी कंपेयर कर सकते हो इससे। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, फ्रेश एयर इसे भी चाहिए, पल्सेटिला, सल्फर, इनमें भी फ्रेश एयर, एपिस में भी हमने देखा फ्रेश एयर चाहिए होती है, लैकेसिस में भी फ्रेश एयर चाहिए होती है। चिली व्हेन अनकवर्ड, देखो जब उसको अनकवर करेंगे तो बहुत चिली, उसे ठंड लग रही होगी, बट फिर भी वो नहीं चाहता कि उसको ढक के रखा जाए, उसको स्मॉदरिंग हो जाएगी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है लिफ्ट में नहीं जा सकता, इसको वहाँ पे भी क्लोज स्पेसिस में इसको बहुत दिक्कत होती है, तो रैपिंग अप से इसको प्रॉब्लम होती है। एंड ही क्रेव्स फ्रेश एयर, उसको हमेशा फ्रेश एयर चाहिए। फिर क्रेव शुगर, ये सिम्टम ना बहुत ही मार्क्ड है, जब भी आप कभी अर्जेंटम प्रिस्क्राइब करो तो ये जरूर देखना कि उसमें क्रेविंग फॉर शुगर है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको यू नीड टू रीथिंक बिफोर प्रिस्क्राइबिंग। क्रेविंग फॉर शुगर इसका सबसे मार्क्ड सिम्टम है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम जो होती है ना, गैस्ट्रोएंटराइटिस प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन है ऑफ गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, बोरिक मटीरिया मेडिका में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस, तो अभी हम जब देखेंगे तो इसका जीआईटी बहुत मेन है। फिर हेडेक, हेडेक कंजेस्टिव विद फुलनेस एंड हैवीनेस विद सेंस ऑफ एक्सिशन, और थोड़ा सा भी मेंटल लेबर करने से, क्योंकि मेंटल लेबर से उसको एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज आई है, तो थोड़े से मेंटल लेबर से भी क्या हो जाएगा, उसको एग्रेवेशन हो जाएगा, और बिल्कुल एक प्रेशर लगाएगा उससे सही होगा, या फिर टाइट बैंडेजिंग, एक बैंडेज बांध लेगा, यहाँ पे ना कुछ बांध लेगा, कई लोग देखा होगा सिर में दर्द होता है यहाँ पे कुछ बांध लेते हैं, वो एक सिम्टम है जो आपको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट आपके पास आया, सिर दर्द की कंप्लेंट लेके आया, उसने एक चीज बांध रखी है, आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, आपने सिर्फ उससे पूछा, पूछने से पहले आपको देखना होता है। एपिस पल्सेटिला में भी ऐसा होता है, टाइट बैंडेजिंग से उनको आराम मिलता है। अब कंजक्टिवाइटिस के लिए अर्जेंटम बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, और एक्यूट ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस हो, स्कारलेट रेड जैसी आंखें हो गई हो, लाइक रॉ बीफ। अब ये रॉ बीफ वर्ड लिख के आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको लिख के आना रहेगा अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि किसके जैसा दिखता है। डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होगा, म्यूकोपुरुलेंट। देन इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन द केस ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, क्योंकि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया आई का, ऑप्थेल्मिया हो गया, तो उसमें भी, और डिस्चार्ज भी कैसा होगा, डिस्चार्ज वही पिरुलेंट डिस्चार्ज है, एंड मोर इन द मॉर्निंग, एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में बिल्कुल चिपकी हुई होंगी, जैसे एपिस, मर्क कोरोसिवस एंड रस्टॉक्स के अंदर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि शाम के समय में किस में चिपकी होती है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो साइकोटिक रेमेडी है, ठीक है, किंग ऑफ साइकोटिक रेमेडीज। फिर आई स्ट्रेन फ्रॉम स्विंग, आई स्ट्रेन फ्रॉम स्विंग नेटम्यूर में भी होता है और रूटा में भी होता है। अब ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम को अगर किसी को ट्रीट किया गया हो अर्जेंटम नाइट्रिकम से, तो उसके बैड इफेक्ट्स के लिए भी नेटम्यूर होती है ना, याद रखना है इस बात को, ये मैंने इसीलिए यहीं पे बता दिया आपको। फिर द 200 and 1000 potency in watery solution as a topical application in ophthalmia neonatum has relieved when crude silver nitrate failed। बट देखो सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया जा सकता था टू ट्रीट ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, बट अगर सिल्वर नाइट्रेट फेल कर रहा है तो हम पोटेंसी में यूज करेंगे 200 या फिर 1 m पोटेंसी डिजोल्व इन वाटर। फिर इसको ना सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट होता है। अब स्प्लिंटर सेंसेशन या फिश बोन सेंसेशन इन थ्रोट, इसकी भी एक ट्रायो है, नाइट्रिक एसिड, हेपासल्फ एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। इस एक वीडियो के अंदर देखो मैंने आपको कितने सारे ट्रायो बता दिए। ये ट्रायो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद रखना है, कहीं नोट कर लेना इन सभी को, ठीक है। तो ऐसा डोलिकोज में हेपासल्फ, नाइट्रिक एसिड एंड साइलिशिया में होता है। डोलिकोज की स्पेसिफिक चीज ये है कि इसमें वर्टिकल होता है, बाकी सब में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। डोलिकोज में स्पेसिफाइड है कि इसके अंदर वर्टिकल, ऐसा लगेगा ऐसे कांटा लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्रेव शुगर, चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट, बट उसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ठीक है। और सॉल्ट और स्मोक्ड मीट की अगर क्रेविंग हो तो कैलकेरिया फॉस, ये सारे काम ना बहुत जल्दी जल्दी करता है, याद रखना। तो बेल्चिंग अकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया,
बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील, कुछ भी खाएगा उसको ऐसा लगेगा सारी चीज़ें हवा बन गई एज इफ, और इतना पेट फूल जाएगा कि उसको लगेगा पेट फट जाएगा, ठीक है। डायरिया लाइक चॉप्ड स्पिनच, चॉप्ड स्पिनच जैसा डायरिया होता है। अब आपको ना यहाँ पे कंपेयर करना है इसे चाइना रेमेडी से भी, और मेरे को बताना है कि चाइना में कैसा डायरिया होता है, ठीक है। टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डाइपर आफ्टर ड्रिंकिंग आफ्टर ईटिंग कैंडी और शुगर, शुगर की वजह से, देखो कैंडी की वजह से डायरिया। अब कॉलिक फ्रॉम चीज़ आपको बताना है कि किस में होता है कॉलिक फ्रॉम चीज़। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कॉलिक फ्रॉम चीज़ किस रेमेडी में होता है। वैसे तो अभी हम सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे, बट कॉलिक फ्रॉम चीज़ आपको बताना है। कैंडी और शुगर से इसमें डायरिया हो रहा है। मासेज ऑफ म्यूकोलिम्फ इन शेडेड स्ट्रिप्स और लम्प्स विद मच नॉइसी फ्लेटस, बहुत ज़्यादा फ्लेटस। मैंने अभी आपको एलोस पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था उसमें फ्लेटस पास होती है, साथ में स्टूल पास हो जाता है। स्टूल पास करने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फ्लेटस पास होती है। तो ये सारी आर्जेंटम में भी होती है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेटस पास होता है। डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक्स, जैसा क्रोटन टिक में होता है ना, कुछ भी खाएगा पिएगा डायरिया हो जाएगा, वैसे इसमें भी होता है। आर्सेनिक में भी होता है, एंड जो हाउस फ्लाई से रेमेडी बनती है उसके अंदर भी होता है। ये जो ट्रॉम लिखा हुआ है ना, ये हाउस फ्लाई से बनने वाली मेडिसिन है हमारी मटीरिया मेडिका में। मेरे को इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, बट आई नो कि ये हाउस फ्लाई से बनने वाली मेडिसिन है। और अगर बच्चे के अंदर, अगर किसी नर्सिंग, जिस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, अभी मम्मी उसको दूध पिला रही है और मम्मी ने कैंडी खाई और उसकी वजह से बच्चे के अंदर अगर डायरिया, ग्रीन कलर का डायरिया हो गया, तो उसमें आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दोगे, ठीक है। यूरिन पासिस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, यूरिन अनकॉन्शियसली, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस में कॉस्टिकम हमारी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है, और अर्जेंटम में भी ये सिम्टम लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस, इरेक्शन फेल, अभी देखो इरेक्शन नहीं हो पाता व्हेन इंटरकोर्स इज अटेम्प्टेड, जैसा कि एग्नस में होता है, कैलेडियम में, सिलीनियम में। ये सारी इंपॉर्टेंस की गोल्ड स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंस का केस है तो आप इससे उन्हें पक्का क्योर कर सकते हो, ठीक है। देन सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, इसमें भी देखो स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होती है नाइट्रिक एसिड की तरह बॉडी के कई पार्ट्स में। यूट्रस में होता है जब वो चल रहा है या फिर जब वो गाड़ी में कहीं जा रहा है, और कॉइशन इसमें दोनों सेक्सेस में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और कॉइशन के बाद ब्लीडिंग होगी वेजाइना से, जैसा एसिड नाइट्रिकम मैंने बोला ना, एसिड नाइट्रिकम से आप कंपेयर कर सकते हो। मेट्रोरेजिया होगा इन यंग विडोज, जो यंग एज में विडो हो गई, या स्टेरिलिटी के केसेस में मेट्रोरेजिया हो रहा है। विद नर्वस एरिथिज्म एट चेंज ऑफ लाइफ, नर्वस एरिथिज्म का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल मेंटल एक्साइटमेंट, ठीक है। एबनॉर्मल मेंटल एक्साइटमेंट का मतलब होता है एरिथिज्म, जैसा लेकेसिस के अंदर होता है। फिर क्रॉनिक लेरिंजाइटिस ऑफ श्रिंगर्स, अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर देखो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसकी वजह से हाई नोट्स की वजह से उसको खांसी आने लग जाती है, धीरे धीरे खांसने लग जाएगा। तो इसमें आप एल्यूमिना, अर्जेंटम मेटेलिकम एंड एरम मेट सोच सकते हो, एरम ट्राइफिलम, ठीक है। फिर वॉक एंड स्टैंड अनस्टिली, देखो अर्जेंटम का जो पेशेंट होता है ना, ये तब सही से खड़ा नहीं रहेगा जब इसको कोई देख नहीं रहा होगा, स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व। ये मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो अनस्टडी खड़ी होती हैं, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तब होगा जब इसे लगेगा कोई इसे नहीं देख रहा। कन्वल्जन्स प्रिसीडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, कन्वल्जन्स से पहले रेस्टलेसनेस होगी। वीकनेस होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज की विद ट्रेमलिंग, लोकोमोटर एटेक्सिया की कंडीशन है सिंपल सी, और आंखें बंद करके चल ही नहीं सकता ये, कैन नॉट वॉक विद आइज क्लोज, जैसा एल्यूमिना में होता है। फिर एग्रेवेशन है कोल्ड फूड, कोल्ड एयर, शुगर से, आइसक्रीम से, मेंटल एक्सर्शन से और मेंसेस में, ठीक है। इस समय पे इसको एग्रेवेशन है। एमिलरेशन, ओपन एयर से इसको एमिलरेशन होता है। क्रेव्स द विंड ब्लोइंग इन हिज फेस, ऐसा चाहिए इसको कि विंड इसके मुंह पे बिल्कुल आती रहे हवा। एंड बेथिंग विद कोल्ड वाटर। नेट म्यूर आप यूज कर सकते हो फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉटराइजिंग विद सिल्वर नाइट्रेट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और कॉफिया इसके नर्वस हेडेक को बढ़ाती है। बॉयज कंप्लेंट्स आफ्टर यूजिंग टोबैको, अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है, बॉयज कंप्लेंट्स आफ्टर यूजिंग टोबैको, ये आप पढ़ लेना। अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक और वेरेट्रम, ये 3 रेमेडीज हैं जिनमें अगर बॉयज में कुछ कंप्लेंट्स हो रही हो आफ्टर ईटिंग टोबैको, ठीक है। फिर नेट म्यूर से सिमिलर है, नाइट्रिक एसिड से, लेकेसिस से, ऑरम से और कुप्रम से। एंड आफ्टर वेरेट्रम और लाइको के बाद अगर फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया आराम ना हो रहा हो तो आप इसे वेरेट्रम और लाइको के बाद यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आर्निका। आर्निका हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजरी रेमेडीज है। इसके अंदर ब्लंट इंजरी होती है, और नर्वस वीमेन के अंदर सैंगुइन प्लेथोरिक पेशेंट, थर्मल रिएक्शन चिली है, हेमरेजिक डायथिसिस होती है, और
कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत पहले से आर्निका यूज होती आ रही है, बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज के लिए यूज होती है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम इंजरी ही है। बट यहाँ पे अब देखो सिर्फ इंजरी से काम नहीं मिलेगा, आपको फिजिकल जनरल्स पता होने चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि जिस चीज पे भी वो लेटा है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, या फिर उसको ऐसा लगता है पूरी बॉडी पे उसको किसी ने बहुत ज्यादा मारा है, किसी ब्लंट किसी डंडे से बहुत मारा है, ठीक है, ये उसकी सेंसेशन है। और पेन बियर नहीं कर सकता। आर्निका के अंदर बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिवनेस होती है पेन के लिए, जैसे कैमोमिला, कॉफिया, इग्निशिया के अंदर भी ओवर सेंसिटिवनेस होती है पेन के लिए, वैसे ही आर्निका के अंदर भी ओवर सेंसिटिवनेस के टाइम पे हम आर्निका को भूल जाते हैं, बट इट इज ऑल्सो अ रेमेडी। देन हमेशा वो उसे लगेगा जिस चीज पे वो लेटा है वो बहुत हार्ड है, और इसीलिए वो सॉफ्ट स्पॉट की खोज में इधर उधर घूमता रहेगा। और जिन पार्ट्स पे वो लेटा हो अगर उसे वो लगे कि ये इन पे दर्द हो रहा है, इन पे दर्द हो रहा है, तो बैप्टीसिया और पायरोजन होते हैं। और बार कांस्टेंट मूवमेंट से अगर किसी को आराम मिले तो वो रस्टॉक्स होता है, क्योंकि इन तीनों में भी सेम ये सिम्टम होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। फिर हाइड्रोसेफेलस के केसेस में आप दे सकते हो, हाइड्रोसेफेलस में भी देखो कहीं पे भी ना अगर एक्यूमुलेशन हो रहा हो ब्लड का या फ्लूइड का, तो उसमें आप आर्निका सोच सकते हो। देन मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरीज फ्रॉम फॉल्स की वजह से, कंकशन और ब्रेन की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हो रहा हो, व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड। अब मैंने बोला ना कहीं पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा हो ब्लड का, क्यों? क्योंकि ना मैंने खुद भी आर्निका एक केस में दी थी जहां पे एक हेमाटोमा बन गया था एंड इट वाज क्योर्ड विद इन 2 days। सिर्फ आर्निका 2 डोज इन हाई पोटेंसी। कंजक्टाइवल या रेटाइनल हेमरेज, अगर हेमरेज हो रहा हो विद एक्स्ट्रा वेजिटेशन, यहाँ पे भी हेमरेज होके क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ही तो हो रहा है ब्लड का इन द कंजक्टाइवा। फिर वेल्चिंग, इरेक्टेशन, फाउल, प्यूट्रिड लाइक रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है इसके इरेक्टेशन में थे। डिजेंट्री विद इस्चूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग। अब ये सिम्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूटलेस अर्जिंग, डिजेंट्री विद इस्चूरिया, ये हम ना भूल जाते हैं। ये सिम्टम और भी किसी मेडिसिन में है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक किसी और मेडिसिन में भी फ्रूटलेस अर्जिंग एंड डिजेंट्री विद इस्चूरिया है, तो आपको अगर मिल जाए तो आपको बताना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम लोडेड, फीसिस विल नॉट कम अवे, और रिबन लाइक स्टूल्स होता है। अब रिबन लाइक स्टूल्स क्यों होंगे? अगर प्रोलैप्स होगा, प्रोलैप्स का केस होगा, या फिर जो यूट्रस है उसका रेट्रोवर्जन होगा तो वो एनस पे वो करेगा, एनस पे या रेक्टम पे पुश करेगा तो स्टूल जो होंगे फ्लैटेंड हो जाएंगे, तो रिबन लाइक स्टूल आएंगे। फिर सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर, देखो लेबर के बाद अगर इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो, रिटेंशन हो रहा हो यूरिन का, तो मैंने जब आपको हायोसाइमस ओपियम पढ़ाई थी तो भी बताया था, आर्निका, हायोसाइमस ओपियम 3 रेमेडीज होती हैं, तो ये भी है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हेमरेज एंड प्यूपेरियल कॉम्प्लिकेशंस। फिर एक्सट्रीमिटीज में भी रूमेटिज्म के लिए विद फियर ऑफ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच, देखो आर्निका का पेशेंट ना कहीं भी जाएगा नहीं बाहर भीड़ भाड़ के इलाके में, क्यों? उसकी बॉडी में ना सोरनेस है, उसको ऐसा लगेगा कोई उससे टकरा गया तो उसे बहुत ज्यादा पेन होगा, ओवर सेंसिटिवनेस है पेन के लिए, सोरनेस है, तो ऐसी जगहों में जाएगा ही नहीं। कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ ब्रूज सोर्ड फीलिंग इन पेल्विक रीजन, और वो झुक के चलेगा थोड़ा सा, क्यों? उसे लगेगा कि उसके पेल्विक रीजन में बहुत दर्द हो रहा है, ब्रूज सोर सेंसेशन है। फिर अब आ गए हम नर्वस सिस्टम पे। मैकेनिकल इंजरीज, अगर उसके बाद स्टूपर हो गया हो फ्रॉम कंकशन, इनवॉलेंटरी फीसिस एंड यूरिन, और साथ में क्या हो रहा हो, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो रहा हो, एपोप्लेक्सी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, इनवॉलेंटरी इवैक्यूएशन फ्रॉम बॉवल्स ऑफ ब्लैडर। अब ये सब चीजें क्या है, इंजरी हो जाएगी अगर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में, तो पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ स्फिंक्टर एनआई हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा, है ना। एंड इट शुड बी रिपीटेड, कंट्रोल्स हैमरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे भी देखो क्या कर रहा है, ये हैमरेज को कंट्रोल कर रहा है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, जहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा हो उसको ये कंट्रोल करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है आर्निका। फिर इसको हमेशा रिपीटेड देना चाहिए और तब तक देते रहना चाहिए जब तक कि कोई दूसरी रेमेडी इंडिकेट ना हो रही हो। पैरालिसिस, लेफ्ट साइड का पल्स फुल स्ट्रॉन्ग स्टर्टर, साइंग मटरिंग, हीट ऑफ अपर बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर। फीवर में ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की बॉडी हॉट होगी और कोल्डनेस ऑफ लोअर। कभी कभी ये सिम्टम ऐसे भी एलिसिट हो सकता है कि इतना पार्ट आर्म का, आर्म जो है वो कैसी है, वो हॉट है, और जो नीचे फोर आर्म है वो कोल्ड है। द फेस एंड हेड, फेस और हेड एंड फेस अलोन इज हॉट, द बॉडी कूल। या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फेस हॉट है और पूरी बॉडी ठंडी पड़ी है। फिर बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, अगर बहुत साल पहले भी किसी को चोट लग गई हो तो उसमें भी, इसमें कोनियम भी आती है, हेमेमेलिस भी आती है।
आफ्टर इंजरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे सिम्फाइटम में होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सपिरेशन, सपिरेशन के लिए हम सपिरेशन को रोकने के लिए हम कैलेंडुला देते हैं, तो वैसे ही आर्निका भी दे सकते हो। कंकशन एंड कंट्यूजन रिजल्टिंग ऑफ शॉक और इंजरी विदाउट लैसरेशन, देखो लैसरेशन नहीं हुआ, इंसिजन नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि खून बहा है, बस वो खून जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, बॉडी के अंदर हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट्स बन गए, तो उन सब में आर्निका एब्जॉर्प्शन करवा देती है उन सब का, ठीक है। फिर टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉइल्स, जैसा कि सल्फर में हमें मिलता है, ठीक है। बट साथ में क्या होगा, वही एक्सट्रीम सोरनेस, ये इस रेमेडी का रेड स्टैंड है, एक्सट्रीम सोरनेस। फिर हम देखेंगे एग्रेवेशन रेस्ट से है, लाइंग डाउन से है, क्यों रेस्ट करने पे उसे लगेगा बेड बहुत हार्ड है, लेटने पे लगेगा सब दर्द हो रहा है, किसी ने बहुत मारा है, वाइन से एग्रेवेशन है, एम्युलरेशन है कॉन्टेक्ट से, मोशन से, जैसे रस्टॉक्स और रूटा में होता है। देन कॉम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट, हाइपेरिकम एंड रस्टॉक्स, ठीक है। क्यों हाइपेरिकम रस्टॉक्स भी इंजरी रेमेडीज़ हैं, एकोनाइट भी ऐसी रेमेडी है जिसमें ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है ना, और उसको घबराहट हो जाती है हर चीज़ में, एंग्जाइटी। फिर सिमिलर टू फॉर सोरनेस एज इफ ब्रूज्ड, और देखो ये वाली जो सेंसेशन है एज इफ ब्रूज्ड, ये बैप्टीसिया चाइना, फाइटोलेका, पायरोजन, रस्टॉक्स, ट्रेविसेग्रिया में भी होती है। आर्निका इसको फॉलो वेल करती है आफ्टर एकोनाइट के बाद दे सकते हो, एपिस के बाद, हेमेमिलिस के बाद, इपिकैक वेरेट्रम के बाद, और इसके बाद आप दे सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। आर्निका के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, और आर्निका को एकोनाइट, एपिस, हेमेमिलिस, इपिकैक और वेरेट्रम के बाद दे सकते हो। इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिकर और फ्रॉम चारकोल वेपर्स, अभी मैंने आपको जब एसिटिक एसिड पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बताया था, चारकोल वेपर्स या अमाइलेनम नाइट्रोसम के वेपर्स से अगर किसी को दिक्कत हो गई हो, या क्लोरोफॉर्म से किसी को एनेस्थीसिया के बाद किसी को प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसमें हम एसिटिक एसिड देते हैं एंटीडोट करने के लिए, वैसे ही आर्निका भी दे सकते हो। इन स्पाइनल कन्वर्जन्स कंपेयर विद हाइपेरिकम, और स्पाइनल कन्वर्जन्स में आप इसे कंपेयर कर सकते हो हाइपेरिकम के साथ। अब हमारी आज की लास्ट रेमेडी बची है आर्सेनिक एल्बम। वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि 5 हमने बोला है तो 5 कर देंगे। तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम की रेमेडी है, और इसको याद करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी रहेगी, जैसे बर्निंग पेन बट रिलीव्ड बाय हीट, इसमें भी बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है कोल्ड वाटर के लिए, खाने को बिल्कुल भी नहीं देख सकता, कैन नॉट बियर साइट और स्मेल ऑफ फूड, जैसे कॉल्चिकम सीपिया के अंदर होता है। फिर आर्सेनिक को हमेशा, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म किया है, तंबाकू खाया है, सी बेथिंग, सॉसेज पॉइजनिंग, या किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, डायसेक्टिंग वुंड्स, एंथ्रेक्स पॉइजन, या इवन गैंग्रीनस कंडीशंस, इन सब में आर्सेनिक आप दे सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी कार्बोवेज, फॉस्फोरस एंड पायरोजन। एग्रेवेशन, देखो आर्सेनिक को ऐसे याद रखना, कोविड में लोग रात रात को उठ के भागते थे, क्यों, मिडनाइट में एग्रेवेशन होता था उनको, 1 या 2 बजे, कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड फूड से, है ना। खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाई है आर्सेनिक एल्बम। व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड और विद द हेड लो, जब कोरोना में क्या सिम्टम आ रहा था, खांसी जुकाम के ही तो सिम्टम आ रहे थे, तो ठंडे पानी से तो दिक्कत होगी। और एम्युलरेशन, हीट इन जनरल हीट से इसको एम्युलरेशन है, जबकि सिकेल कोर में क्या होता है, हीट से एग्रेवेशन है। शी कैन नॉट बियर द कवरिंग, इतना ज़्यादा सिकेल कोर के अंदर होता है कि वो कवरिंग कभी भी बियर नहीं कर सकती। एक्सेप्ट हेडेक विच इज टेम्परेरीली, हाँ सिर्फ हेडेक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एमिलरेट होती हैं। इसको ऐसे याद रखो, पूरी बॉडी पे कंबल ओढ़ेगा और फ्रिज को, मतलब फ्रिज खोल के सिर को फ्रिज में रखने की कोशिश करेगा। स्पाइजीलिया में भी ऐसा होता है कि जो हेडेक होता है वो एमिलरेट होता है स्पाइजीलिया में भी कोल्ड बैथिंग से, क्योंकि इसके अंदर भी कंजेशन होता है हेड में। फिर बर्निंग पेन एंड रिलीव्ड बाय हीट, आर्सेनिक एल्बम। स्किन में देखेंगे तो एनासार का है, एनासार का मैंने आपको एसिटिक एसिड पढ़ाई थी, तो ड्रॉपसी, तो बहुत डीप अगर पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई, तो उसमें भी एनासार का या फिर आर्सेनिक एल्बम आप यूज कर सकते हो। स्किन ड्राई स्केली है, कोल्ड ब्लू लिंकर्ड, कोल्ड क्लैमी, पर्सपायरेशन लाइक पार्चमेंट, वाइट एंड पेस्टी, ब्लैक वेसिकल्स हैं इसके अंदर, बर्निंग पेन। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो अस्थमैटिक ब्रीदिंग, क्यों, कोविड के बारे में सोचो, आर्सेनिक कोविड में बहुत ज़्यादा यूज हुई थी, तो उसमें क्या हो रहा था, सांस लेने में परेशानी हो गई, रात के समय सांस लेने में परेशानी हो गई, ठीक है। मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड, उठ के बैठ गया एकदम से बंदा और रात में बेड से उठ के भागने लगा, स्पेशली आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर 12 o'clock, है ना। लोग रात रात को 2-2 बजे कहाँ जा रहे थे, हॉस्पिटल, क्यों जा रहे थे,
ऑक्सीजन चढ़ावाने, क्यों, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, ब्रीदिंग अस्थमेटिक, इसीलिए आर्सेनिक एल्बम इतनी ज़्यादा यूज हुई है, यही इंडिकेशन था। देन वाइट एंड पेस्ट्री, ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग पेन, दूसरा क्या इंडिकेशन था, रेस्टलेसनेस, उन्हें बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था किसी पे, उन्हें ऐसा लग रहा था दे आर श्योरली गोइंग टू डाई, फियर ऑफ डेथ, ये ऐसी चीजें आ रही थी। फिर ब्रीदिंग हो गया। देन जीआई सिस्टम पे देखेंगे तो आर्सेनिक, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, बर्निंग थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, और उसको ऐसा लगता है कि जो उसका स्टमक है वो टॉलरेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एसिमिलेट नहीं कर सकता, और अगर ठंडा पानी पिएगा तो वो बिल्कुल स्टोन की तरह पड़ा रहेगा पेट में, बट उसको चाहिए, उसको प्यास लगी होती है, बट वो इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि वो एक स्टोन की तरह पड़ा रहता है। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट हो रही हो अगर कोल्ड फ्रूट के बाद, कोल्ड फ्रूट या आइसक्रीम के बाद या आइस वाटर के बाद, सॉर बियर के बाद, बैड सॉसेज, ये सारे कैसे हैं, किसी ने ठंडा फ्रूट खाया, आइसक्रीम खाई, आइस वाटर पिया, या फिर सॉर बियर पी, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गई, स्ट्रॉन्ग चीज हो गया, इन सब से देखो फूड पॉइजनिंग के केसेस में, खराब खाना खाने की वजह से अगर कोई आए तो सबसे पहले आर्सेनिक की सोचनी है। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद डायरिया मैंने क्रोटन टिक में भी पढ़ाया, एलोज में भी पढ़ाया। डार्क कलर्ड ऑफेंसिव एंड वेदर स्मॉल और लार्ज फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्टेशन, और डायरिया के बाद ग्रेट प्रोस्टेशन, यहाँ पे आप इसे कंपेयर कर सकते हो एलोज के साथ। हेमरॉइड्स होगा, बट हेमरॉइड्स एमिलरेटेड बाय हीट, उसमें क्या था, एमिलरेटेड बाय कोल्ड एलोज में, इसमें क्या है, एमिलरेटेड बाय हीट। फिशर्स मेकिंग वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट, और हेमरॉइड्स की वजह से क्या होगा, सिटिंग और स्लीप नहीं हो सकता, मतलब ना वो बैठ सकता ना वो सो सकता। विद स्टिचिंग पेन व्हेन वॉकिंग और सिटिंग, नॉट एट स्टूल, और स्टिचिंग पेन होगा चलते फिरते में, बैठने में, बट स्टूल के टाइम पे नहीं होगा। तो हमने इसका जीआईटी भी कर लिया, अब फिजिकल जनरल्स रह गए बस। ग्रेट प्रोस्टेशन होगी विद रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, अब देखो किसी की वाइटल फोर्स, तो एंड मोमेंट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन हो जाती है, कभी कभी आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज, ऐसी रेमेडीज हैं जो डेथ बेड से पेशेंट को उठा सकती हैं अगर आपने इन्हें सही टाइम पे एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है। बर्निंग पेन, इसको ऐसा लगता है कि जो बर्निंग पेन है वो अफेक्ट, बिल्कुल ऐसे बर्न कर रहे हैं, जो पार्ट्स हैं वो फायर की तरह, आग की तरह उनमें से धुआं निकल रहा है, इतने ज़्यादा बर्निंग पेन है। और टेरेंटुला में होता है, एंथ्रासीनम में होता है, बट वही है एम्युलरेशन बाय हीट, ये इसका रेड स्ट्रैंड है, हर रेमेडी का मैंने आपको रेड स्ट्रैंड जरूर बताया, इसका रेड स्ट्रैंड ये है, बर्निंग पेन एम्युलरेटेड बाय हीट, ठीक है। हॉट ड्रिंक्स और हॉट एप्लीकेशंस, इनसे इसको एम्युलरेशन है। और मैंने आपको बताया था कि ही कैन नॉट बियर साइट और स्मेल ऑफ फूड, कॉलचिकम, सीपिया, ये लोग भी बिल्कुल खाने को नहीं देख सकते, ठीक है। सीपिया में सिम्टम होता है ना कि मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, कैन नॉट बियर द साइट ऑफ फूड, तो याद रखना है आपको। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी चाहिए और धीरे धीरे सिप सिप करके पिएगा, बट लिटिल एट अ टाइम, ईट सेल्डम बट मच, और खाएगा कम, बहुत एक ही बार में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जा जाके गलत गलत चीजें खा लेगा, उसकी वजह से डायरिया और बाकी सारी चीजें। तो पूरी सिम्टोमेटोलॉजी इसकी मैच ऐसे कर रही है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट, क्रॉनिक केसेस में जो आर्सेनिकम पेशेंट होता है ना वो थर्स्टलेस होता है। अब इसके लिए आपको आर्सेनिक कैंट से पढ़ने पड़ेगी, और मैं चाहूंगा आप एक बार पढ़ो, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। रैपिड इमेसिएशन, देखो बहुत जल्दी डेबिलिटी, और जितने भी अफेक्टेड पार्ट होंगे वो बहुत जल्दी इमेशिएट कर जाएंगे, बहुत जल्दी पतले हो जाएगा पेशेंट। छोटी सी बीमारी होगी, टाइफाइड हुआ किसी को, और उसके बाद ऐसा लगा कि यार इतनी जल्दी इतना कमजोर हो गया, तो उसमें आप आर्सेनिक सोच सकते हो। एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एग्जॉशन, थोड़ा सा काम करने से थक जाएगा। एग्जॉशन इज नॉट, देखो जब लेटा होगा तब उसे लगेगा अरे मैं तो ठीक हूँ, जैसे ही उठेगा उसे लगेगा कितनी ज्यादा वीकनेस है, ही कैन नॉट इवन वॉक, इतना ज्यादा, ही विल बी सरप्राइज्ड कि आई एम सो वीक। सिम्टम जो होंगे 1 से 2 बजे दोपहर में और 12 से 2 बजे रात में बढ़ेंगे। देखो हमेशा ऐसे याद रख लो, 12 बजे के बाद इसको दिक्कत हो जाती है, चाहे सुबह के 12 चाहे रात के 12, ठीक है। फिर बैड इफेक्ट्स फ्रॉम डीकेड फूड, मैंने बोला ना फूड पॉइजनिंग हो जाए, खराब खाना खा लिया, डीकेड फूड, एनिमल मैटर, वेदर बाय इनोकुलेशन, खा लिया चाहे सूंघ लिया, इसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली, अब कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली में आप ऐसे याद रख सकते हो लैक्टस से, LACTS, इसमें आता है लैकेसिस, आर्सेनिक, कार्बोवेज, थूजा एंड सल्फर, लैक्टस, ठीक है। फिर हमने इसके फिजिकल जनरल्स भी कर लिए। मेंटल जनरल्स, अब देखो डिस्पोजिशन है डिप्रेसिंग, मेलंकोलिक, डेस्पेयरिंग, इंडिफरेंट, एंग्शियस, फियरफुल, रेस्टलेस, फुल ऑफ एंग्विश, ठीक है। इरिटेबल, सेंसिटिव, पीविश,
ईजिली वेक्स्ड, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कोविड में हो रहे थे पेशेंट्स को। जितना ज़्यादा उसको दर्द होगा, जितना ज़्यादा उसको ब्रेथलेसनेस होगी, उतनी ज़्यादा उसका एंग्विश मतलब गुस्सा बढ़ता जाएगा, रेस्टलेसनेस बढ़ती जाएगी, फियर ऑफ डेथ बढ़ता जाएगा। इसी वजह से तो आधे लोगों की डेथ हो गई थी कोरोना में। फिर मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। मैंने आपको बोला ना, वो बेड पे लेटा रहेगा, उसको ये होगा यार उठ के कुछ कर लेता हूँ, कुछ तो कर ही लेता हूँ, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ। जैसे ही उठेगा उसको लगेगा यार इतनी ज़्यादा वीकनेस, ही विल बी सो सरप्राइज। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेसेस कॉन्टिन्यूअली, इधर से उधर जाता रहेगा, वॉन्ट्स टू बी मूव्ड, और खुद तो उठ नहीं पाएगा तो लोगों को बोलेगा भाई मुझे उठा के वहाँ ले चलो, भाई मुझे उठा के वहाँ ले चलो, यहाँ से मुझे घर ले चलो। कोविड में यही सिम्टम तो आ रहा था, लोग कह रहे थे मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे यहाँ से घर ले चलो, फिर घर जाके कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं घर से यहाँ पे मेरी डेथ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो ये जो रेस्टलेसनेस थी, ये मेंटल रेस्टलेसनेस, ये आर्सेनिक के अंदर होती है, ठीक है। फियर ऑफ डेथ होता है और उसको ऐसा लगता है कि इट इज़ यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, कुछ नहीं होने वाला, ही इज श्योरली गोइंग टू डाई। और इवन जब वो रात को अगर अकेला हो जाएगा ना, तब तो उसे इतना ज़्यादा डेथ का डर हो जाएगा कोविड के केस में, या फिर आर्सेनिक के केस में, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है। अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी एट नाइट, देखो एंग्जाइटी अटैक भी रात को ही आ रहा है, वो रात को सो के उठेगा और एकदम से उसको लगेगा यार कितना ज़्यादा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, इतना ज़्यादा उसको फियर है। एंड एग्रेवेशन है आफ्टर मिडनाइट। टीथिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वांट टू बी कैरिड रैपिडली। तो ये एक बच्चों का भी सिम्टम दे रखा है कि टीथिंग चिल्ड्रन में क्या होता है, कैसा होता है, तो ये भी आप देख सकते हो। दे वांट टू बी कैरिड, उनको चाहिए कि कोई उन्हें गोदी उठा के रखे। सो दिस वाज अबाउट आर्सेनिक एल्बम, और ये रेमेडी भी पूरी हो गई। क्योंकि अभी हम सिर्फ एलेन की नोट्स पढ़ रहे हैं, और ये सारी जितनी भी आपको मैंने आज मेडिसिन पढ़ाई हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं, तो इन सब की ड्रग पिक्चर आएगी, इनके लॉन्ग वीडियोज़ आएंगे, बट आज हमने एलेन की नोट से इसको ठीक से कवर कर लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज 5 ड्रग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।